अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। IMF वफ्द टैक्स रेवेन्यू, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, निजकारी, माली इस्लाहात और बजट 2026-2027 की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान पहुंचा है। अवामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो IMF वफ्द की वजारत तवानाई से मुतालिक इस्लाहात सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। वजारत तवानाई की अब तक की कारकर्दगी ये है कि IPPs के जाल में फंसी अवाम तारीख की महंगी तरीन बिजली खरीद रहे हैं और फिर भी मुल्क के कई इलाकों में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। खुद वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब कहते हैं कि उनके अपने हल 18 घंटे बिजली नहीं होती। शायद इसी कारकर्दगी की बिना पर आज हुकूमत ने वजीर तवानाई को तमग़े हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया। बिजली मेरे हल्के के अंदर भी 5 फीडर्स के ऊपर नहीं है, 18 घंटे नहीं है। मैं अपना वजारत का जोर लगा के उसके 18 घंटे लोड शेडिंग तब तक नहीं खत्म कर सकता। हुकूमत के ऐसे इकदाम आंखों में धूल झोंकने और अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। जमीनी हकायक यह है कि मुल्क का मुतवस्सित तबका तेजी से गरीब, जबकि गरीब तबका गुर्बत की सतह से नीचे सरकता जा रहा है। तिजारती खसारे में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, तरसीलात ज़र में कमी हो रही है, कर्जों में होश रबा इजाफा हुआ है, नौजवान डिग्रियां लिए रोजगार की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं और हमारी सनत महंगी बिजली, बुलंद शरह सूद और कमजोर तलब के बायस सुकड़ती जा रही है। ऐसे हालात में हुकूमत वुज़रा की बासपुर्स करने के बजाय अवार्ड्स बांट रही है, जबकि ऑपोजिशन की सूरत हाल हुकूमत से भी ज्यादा पतली है। ऑपोजिशन ना ऐवान के अंदर और ना ही ऐवान के बाहर कोई मौसर किरदार अदा कर रही है। ऐसी ऑपोजिशन के होते हुए हुकूमत क्यों ना खुद को खुशकिस्मत समझे। अवामी इशूज को लेकर ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देती है, उल्टा ऑपोजिशन अराकीन आपस में ही गुत्थम गुत्था नजर आते हैं। आज कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल आफरीदी और PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब जुनेद अकबर साहब कोरम की निशानदेही के मामले पर एक दूसरे से उलझ पड़े और नौबत हाथापाई तक पहुंचते रह गई। नून लीग के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद साहब कहते हैं PTI ने पार्लियामेंट में अपना अपोजिशन किरदार छोड़ा हुआ है, उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है। ये फ्री हैंड हमारे लिए अच्छा नहीं। पार्लियामेंट के अंदर का किरदार उन्होंने छोड़ा हुआ है, वो सड़कों पर भी अपना किरदार नहीं अदा कर सके। पार्लियामेंट के अंदर में उन्हें कामयाब अपोजिशन के दोस्त तो उन्होंने तो हमें फ्री हैंड दे दिया हुआ है, लेकिन ये फ्री हैंड मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी इतना अच्छा नहीं है। कोई ना कोई दुरुस्त करने वाला होना चाहिए। उधर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने इंकशाफ किया है कि इकबाल आफरीदी साहब के बेटे ने सरकारी मनसब के तहत मिलने वाले ब्लू पासपोर्ट पर इटली का सफर किया और वहां पहुंचकर सियासी बना की दरख्वास्त दे दी, जिससे पाकिस्तानी पासपोर्ट की साख मुतासिर हुई। वजीर मुमलिकत का मजीद कहना था कि हमें इटली ने बहुत सख्त पैगाम भेजा जो मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे इकदाम बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की का बायस बनते हैं। मेंबर नेशनल असम्बली है PTI के, उनके इकबाल अफरीदी साहब, उनके बच्चे जो हैं उसका ब्लू पासपोर्ट है, वो इंटाइटल्ड हैं। वो एक यूरोप के एक ऐसे मुल्क में गए जहाँ पर वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है ब्लू पासपोर्ट पे, वहाँ से वो इटली ट्रेवल करके गए और इटली जाकर उन्होंने वहाँ साइलम ली। जबकि इकबाल आफरीदी साहब ने अपने बेटे के इस इकदाम का भरपूर दिफा किया। आफरीदी साहब कहते हैं कि अगर मेरे बेटे ने असाइलम लिया तो पहले भी कितनों के बच्चे असाइलम ले चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क से चली गई। अगर मुझे लगा कि इमरान खान रिहा नहीं होते तो ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहेगा। यहाँ पे किसी का न तो माल महफूज है। यहाँ से 836 कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी वो यहाँ मुल्क छोड़ के चले गए। आए रोज FIR गिरफ्तारियां जब ये करवाते हैं तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। साइलम हासिल की है मेरे बेटे ने, तो मुझे बताइए कि पहले कितने लोगों ने हासिल की है। ये समझ बैठा कि इमरान रिहा नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। ये मुल्क फिर रहने के काबिल ही नहीं रहता। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुरू में आप यही हमें बता दें 28वीं तरमीम के हवाले से क्या मामला ज़ेर गौर है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बजट से पहले इस तरमीम को मंजूर भी करवाना है। वंस ये सेशन बजट का स्टार्ट हो जाए, जो कि मुमकिन तौर पे 5 से 6-8 जून तक की बात की जा रही है, तो फिर उस दौरान तो कानून साजी भी नहीं हो सकती। तो क्या आप कंफर्म करेंगे ये बात कि 28वीं तरमीम बजट से पहले लेकर आई जा रही है और उसको मंजूर भी करवाना है? जी बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं स्टूडियो में आपके साथ प्रोग्राम में शरीक होता, लेकिन अपनी बचूफियत आ गई जिसकी वजह से मैं आ नहीं सका। अगली दफा इंशाल्लाह आपसे दिलमुशाफा स्टूडियो में प्रोग्राम करेंगे, तो आपकी दावत का भी बहुत शुक्रिया। देखिए अलीना, ये बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि 28वीं तरमीम के हवाले से अफवाह साजी का एक बाजार गर्म है
और अभी कोई इस तरह की बात जो है वो मेरे बहस नहीं है कि बजट से पहले 28वीं तरमीम जो है उसको पास किया जाए। और मैं बाकी जो इसकी वजूहात हैं या बाकी जो इसके ऊपर दलाइल हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूँ कि चूंकि मैं रूलिंग पार्टी का चीफ व्हिप भी हूँ, तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई आईनी तरमीम जो है वो हमें करनी होती है तो हमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले मैं तमाम जो MNAs हैं उनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनका तफसील जो है वो जमा करता हूँ और उसके बाद उन्हें वक्त से पहले बताया जाता है कि आप अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाएं। ये टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक कोई ऐसी डायरेक्शन मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से नहीं आई कि आप MNAs की जो सिचुएशन है, प्रेजेंस है, लोकेशंस है, उन्हें चेक करें और उन्हें एक पहला जो कहते हैं ना कि एक अलर्ट सिग्नल होता है वो जारी हो जाता है 15-20 दिन पहले। तो आप ये बता रहे हैं तमाम नाज़रीन को कि ऐसी कोई आपको अभी तक डायरेक्शन नहीं दी गई है, लेकिन ये 21 मई की बात कहाँ से आ गई? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये 21 मई की बात जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है सिंपल मेजोरिटी से नहीं होती, 2/3 मेजोरिटी से होती है। और 2/3 मेजोरिटी के लिए बहरहाल आपकी मजबूरी है कि पीपल्स पार्टी को भी आपको साथ लेके चलना है। बिल्कुल जी, और उसके साथ आपको पता है कि ये तो मैंने आपको हाजिरी की बात बताई है, और उसके साथ साथ अमेंडमेंट के हवाले से दीगर चीजों को एतमाद में लेना और उनसे गुफ्तगू शनीद ये भी 10-15-20 दिन पहले शुरू हो जाता है, जो कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। बट डॉक्टर साहब साइमल्टेनियसली पीपल्स पार्टी के शदीद जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी कहा जा रहा है अभी भी बरकरार है, चाहे NFC का मामला हो, सूबों के शेर के हवाले से काफ़ी बहस हो रही है और उनको मनाने के लिए जो 2 अहम हुकूमती शख्सियात को ये टास्क सौंपा गया है, ड्यूटी लगाई गई है, उनमें एक नाम आपका भी है। सो कहाँ तक आपको इस मिशन में कामयाबी हो पाई है पीपल्स पार्टी को मनाने के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारे रोजाना की बुनियाद के ऊपर इंटरेक्शन होता है और उसमें जो सबसे ज्यादा उनसे रहते हैं इन टच और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आपस में वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिस्कस किया जाता है, तो उसमें मैं और लॉ मिनिस्टर जो हैं उनका मरकजी किरदार होता है। और फिर उसके बाद हमारी सीनियर लीडरशिप है, जब बात हमारे हाथ से निकल जाए तो फिर सीनियर लीडरशिप जो वो मामलात को अपने हाथ में लेती है। तो अभी 28वीं तरमीम के हवाले से हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई गुफ्तगू अभी शुरू नहीं हुई। राइट, बट डॉक्टर साहब आपको पता होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या सदर आसिफ जरदारी साहब हो, वो पहले ही कह चुके हैं कि NFC जो है वो एक नॉन निगोशिएबल है और सूबों का शेयर के तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसको कम करने के हवाले से। सो अगर ऐसा ही मामला है तो फिर कैसे ये बात आगे बढ़ेगी, एक दरमियाना रास्ता कैसे निकाला जाएगा? देखिए, इत्तेहादी का मतलब ये है कि आपको हर मामले में उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना होता है, क्योंकि वो एक अलग सियासी जमात है। लिहाजा जो मैंने पहले कहा कि बाज़ मामलात पे उनकी राय हमसे मुख्तलिफ होती है, लेकिन कंसेंसस पैदा करना यही एक जो आप ये कहें कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी कामयाबी होती है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के नाम के तौर पे हमेशा से जाने जाते हैं। वो मफामत के बादशाह हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका कमाल है कि हमेशा उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों को अपने साथ रखा है और उनके लिए ज़रा उन्हें अकोमोडेट भी करना पड़ता है, उनकी राय का एहतराम भी करना पड़ता है। तो ये सारे यानी मिलजुल के ये काम हो रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब की कैप्टनसी में। आपने मफामत का बादशाह का जो टाइटल है वो जरदारी साहब के पास हुआ करता था, अब आपने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को दे दिया है। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ज्यादा बड़े मफामत के बादशाह इसलिए हैं कि अभी तक PDM के दौर से लेके अभी तक जो मामलात चल रहे हैं उसमें जो मनाने वाला किरदार है मफामत के बादशाह वाला, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अदा कर रहे हैं। राइट। डॉक्टर साहब, अब आखिर में मुझे ज़रा आपसे ये भी ज़रूर जानना है, क्योंकि आप वज़ीर हैं पार्लिमानी उमूर के, और आज जिस किस्म का एक मंजर देखा गया असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो आपस में एक कोरम की निशानदेही ना पूरा होने की निशानदेही करने पर एक दूसरे से उलझ पड़े,
इसकी हुकूमत को क्या समझ आ रही है और कब तक ऐवान जो है वो बिना कोरम पूरे हुए चलाते रहेंगे? देखिए, जो इजलास का आखिरी 1 घंटा होता है, आप ये कहें तो वो सिर्फ मेंबरान के लिए होता है, जिसमें वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे अपने मसाइल की बात करते हैं और जो वहाँ पे हुकूमती नुमाइंदे वज़रा मौजूद होते हैं वो या तो मौके पे उसका जवाब देते हैं या टाइम लेते हैं स्पीकर से जी कि हम इस इशू को अपने कंसर्न जो वजारत है या जो जिम्मेदार हैं उनसे कंसल्ट करके हम इसका जवाब देंगे और मेंबरान को सेटिस्फाई किया जाता है, चाहे उनका ताल्लुक हमारे इत्तेहादी जमातों से हो, गवर्नमेंट मेंबरान हो या अपोजिशन मेंबरान हो। तो उस वक्त एक मेंबर जो उनके हमेशा मैं समझता हूँ कि बड़ा ही एक मनफी किरदार अदा करते हैं, अब उन्हें जो अपना उनका टाइम था जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान बात करना चाह रहे थे, असद कैसर साहब ने बात की, कुछ लोग और थे उन्होंने बात की, लेकिन बाकी लोगों की अभी बात करना बाकी थी कि उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया जिसपे उन्होंने काफी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया पीटीआई के मेंबरान ने कि ये तो हमारा अपना टाइम था, इसमें स्पीकर साहब को हमने लिस्ट दी थी कि हमने बात करनी है। तो ये इसलिए उनकी आपस में जो है वो तल्ख़ कलामी हुई, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए थी। और अपोजिशन को अगर कोरम पॉइंट आउट करना है, वो मसला कोरम का नहीं था, मसला उनकी आपस में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो अगर आप एक जमात हैं, उनके अंदर इख्तलाफात तो हैं, पूरी दुनिया को पता है, और लीडरशिप की जो है वो एक वॉइड है, गैप है, तो जिसकी वजह से उनमें कोई एक कोऑर्डिनेटेड जो कार्रवाई है असेंबली के अंदर, वो आप कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको नजर नहीं आती उनमें। एंड डॉक्टर साहब, दैट एक्चुअली पुट्स द गवर्नमेंट इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पॉट। आप लोग तो इस वक्त बड़े मुतमईन होंगे कि ऑपोजिशन जो है, पीटीआई इटसेल्फ एक बड़ी डिवीजन का शिकार है, ऑपोजिशन वो मौसर किरदार अब तक नहीं अदा कर सक रही है। आज वो परवेज रशीद साहब भी कह रहे थे ऑपोजिशन ने चूंकि अपना किरदार छोड़ा हुआ है, उन्होंने फ्री हैंड आप लोगों को दिया हुआ है और ये फ्री हैंड आप लोगों के लिए इतना अच्छा भी नहीं है। आप अब अग्री करेंगे, इत्तेफाक करेंगे परवेज रशीद साहब की इस बात से? देखिए, जब आपने काम करना हो तो अपोजिशन जैसी तैसी भी हो, आपने काम करना होता है। हम तो अपोजिशन को बार बार ये इल्तिजा करते हैं कि आप एक मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करें। आप लीडर ऑफ अपोजिशन की शक्ल में महमूद खान असदज़ई साहब एक इंतहाई सीजन पॉलिटिशियन है और अपोजिशन को बेहतर तरीके से लीड कर रहे हैं। तो अगर वो एक अच्छी मस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें, जैसे कि मैंने कहा कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो सवालात उठाए जाएं उनको न सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दें बल्कि उन इश्यूज को रिजॉल्व भी करें। तो उसके लिए हमारी वहाँ मिनिस्टर्स की भी लास्ट मिनट तक प्रेजेंस रहती है। तो मैं तो खुद भी आखिरी मिनट तक बैठता हूँ इजलास में। तो हमें अपोजिशन का मौसर और भरपूर किरदार अदा करना, वो इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम की खूबसूरती के लिए हमें पसंद है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि अपोजिशन जो है वो अपना किरदार अदा ना करे। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आपको ऑपोजिशन को फिर उस तरह से कॉर्नर भी नहीं करना होगा। ऑपोजिशन तो इस वक्त कुछ करने के काबिल भी नहीं नजर आती। अगले दिन मेरे प्रोग्राम में ही असद उमर साहब, जो कि आप पॉलिटिक्स में उस तरह एक्टिव नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर 100 लोग भी इकट्ठे करना हो, चाहे वो महंगाई के खिलाफ ही हो, तो लोगों की पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, तो बहुत मुश्किल हो गया एहतजाज करना भी। सो हुकूमत को तो टफ टाइम दिया जा ही नहीं सकता। और तमाम तर जो इस वक्त इकदाम आप लोग की जानिब से लिए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन तो जब से ये असेंबली बनी है उस वक्त से उनका एक ही काम है कि वो एहतजाज, नारे, हुल्लड़बाजी और पलांगे इधर उधर मारनी। कोई मौसर असेंबली के अंदर पार्लिमानी सिस्टम का तो वैसा बन ही नहीं रहे, न पहले बन रहे थे ना अभी बन रहे हैं। अभी थोड़ा उनके अंदर कुछ इख्तलाफात ज्यादा पैदा हो गए हैं इंटरनल। तो रोल तो उनका वही है जो पहले दिन से लेके आज तक है, एक ही रोल है उनका। राइट, बट डॉक्टर साहब, एक तरफ हुकूमत को चूंकि अब तरमीम की बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है पड़ी हुई है, दूसरी तरफ अवाम के ऊपर जो लेवी की मद में उससे जो उसकी जेबों से वसूल किया जा रहा है, वो भी अवाम जो है वो बहुत ही सीख पा नजर आते हैं। लोगों से इंटरेक्शन में लोग जो है वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम टीवी पे नशर भी नहीं कर सकते। सो हुकूमत का क्या प्लान है इस बजट में? और उससे कबल जो है वो दो चीज़ें ज़्यादा फोकस नजर आ रही हैं, एक तरमीम है और दूसरा मजीद लेवी और मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम के ऊपर ही बोझ है। देखिए, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट जो है वो ऐसी हैं कि जो हमारे लिए भी कोई खुशी का बायस नहीं है कि
जिन्हें आप ये कहें कि हम बड़ी खुशी से हम लेते हैं, हमारे लिए भी बड़ी बात तशवीश है। अवाम जो है वो हमारे लिए बिल्कुल उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी किसी भी हुकूमत के लिए हो सकती है, और उनके मसाइल से बखूबी आगाह हैं। इशूज बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सफारती कोशिशों के नतीजे में ये जो जंग वाला मसला है ईरान और अमेरिका में, ये कल वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह होगा। तो ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से इकोनॉमिकल चैलेंजेस पैदा हुए हैं इस पूरे रीजन में, और जिनसे पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में मैं कहूँगा कि मामला जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हर क्योंकि मुल्क जो है डॉक्टर वो साहब, क्योंकि तकनीकी रीजन में ही शिकार सिर्फ है। आप उठा के देख लें खित्ते में, भारत में उस तरह से प्राइसेस बढ़ी ही नहीं है, बल्कि पूरे इस जंग के आगाज से ही। तो हमें सवाल अवाम ये उठा रहे हैं कि हम सालिस भी है, हम सीज फायर भी करवाते हैं, हम दोनों के दरमियान जो है वो तनाज़ा भी खत्म कराने के लिए सारी हमारी कोशिशों को भी सराहा जा रहा है वर्ल्ड स्टेज पे, लेकिन बावजूद उसके हमारी अवाम इस वक्त भुगत रही है तमाम तर प्राइस का जो इस वक्त एक इतलाक किया जा रहा है। देखिए, भारत जो है उसमें पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो जो आप कह रही हैं पाकिस्तान से कम है या नहीं बढ़ी हैं। भारत जो है वो रशिया से पेट्रोल ले रहा है, पाकिस्तान नहीं ले रहा। पाकिस्तान जिस रास्ते से पेट्रोल लेता था वो वही रास्ता है आबनाए हुर्मुज का, और वहां पे जो टेंशन है और जो ब्लॉकेड है वो सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि इंडिया में तो पेट्रोल लेने के लिए जो पंपों के ऊपर, पेट्रोल पंप के ऊपर जो हालात है वो आपके सामने है। लाइनें लगती हैं, वहां पे बलवे हुए हैं, बंदे जो है वहां पे मरे हैं ये पेट्रोल स्टेशन के ऊपर। उन एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कट कर दी हैं, किराए बढ़ गए हैं। तो चैलेंजेस तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो, ये तो नहीं है कि वो बिल्कुल चैन से बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह ये मसला जैसे ही सेटल होता है ये कीमतें दोबारा बिल्कुल उसी मकाम पे चली हुकूमत को जाएंगी। आवाम और की पेन का इदराक है, बट डॉक्टर साहब जाते जाते ये जरूर बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में चकजई साहब, इनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में? जी, इसके काफी इम्कान मौजूद हैं जी। रज़ा सावला साहब इसको लीड कर रहे हैं, मैं भी इस तमाम कार्रवाई का हिस्सा हूँ। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से उनकी मुलाकात हो, और जो भी मामलात हैं पार्लियामान के सियासी वो बेहतर अंदाज से बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ा जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पे जाके उन्हें दावत दी थी कि बैठना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। वो एक पॉलिटिकल माइंड रखते हैं प्राइम मिनिस्टर, और मामलात को खुशअस्लूबी से सुलझाना ये उनकी सियासत का एक तर्ज अमल रहा है, और अभी भी वो बिल्कुल यही चाहते हैं। वो यही चाहते हैं, राइट। और डॉक्टर साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ जो अडियाला जेल के अतराफ के एरिया को रेड जोन भी करार देने के साथ साथ एक धरने की एक पूरी सूरत हाल थी। धरना बहरहाल वाइंड अप हुआ, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं अगले हफ्ते उनको यकीन दहानी की करवाई गई है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। हुकूमत ये प्लान रखती है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करे? देखिए, इससे पहले भी जब इमरान खान साहब को जरूरत पड़ी है, बगैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरखास्त के, बगैर उनकी इंटरवेंशन के उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो उनको तो इत्तला भी नहीं दी जाती। बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी के जरिए तमाम उनकी ट्रीटमेंट हुई है। अब भी जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर उन्हें लेके जाएंगे। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरखास्त या उनका दबाव, इसकी कतई जरूरत नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमसे बात करने की। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मफाहमत के बादशाह है, जिस तरह से इतने सालों से इत्तेहादियों को लेकर चल रहे हैं, और अगरचे चैलेंजेस ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन डॉक्टर तारिक साहब ने ये ज़रूर कंफर्म किया कि जो डायरेक्शंस उनको बतौर चीफ विप कन्वे होती है तरमीम से कबल, वो अब तक उनको कन्वे नहीं हुई, ताकि जो अटेंडेंस है उसको इंश्योर करवाने के हवाले से बिलखसूस। सो लिहाजा चीज़ें पाइपलाइन में ज़रूर, बज़ाहिर तो जो ख़बरें भी सामने आ रही हैं उससे ज़रूर महसूस होता है कि 28वीं तरमीम जो है वो टेबल भी की जाएगी और फिर मंजूर भी करवाई जाएगी, लेकिन अब तक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के बकौल कोई अहकामात फौरी तौर पे नहीं सामने उनको बहरहाल दिए गए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो कि तहफ़्फ़ुज़ात रखती है उसको मनाने का सिलसिला अगरचे ज़रूर जारी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शाहिद खट्टक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहिद साहब, आप चूँकि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर, तो ये आज फ्लोर ऑफ द हाउस क्या तमाशा लगा है? इकबाल आफरीदी साहब ने एक तरह से जो कोरम की निशानदेही की, उसके ऊपर जुनैद अकबर साहब व दीगर MNAs वो सीख पा हो गए। असल में
हुआ यूँ कि वहाँ पे हमारे अरकान जो थे वो बोलना चाह रहे थे, और जो ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की, तो जुनैद अकबर साहब हमारे पार्टी के सूबाई सदर भी हैं और एक मंजे हुए पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका तीसरी चौथी दफ़ा कौमी असम्बली में वो आए हैं। तो वो चाह रहे थे कि मैं जवाब दूँ, चूँकि दहशतगर्दी और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की, तो उस हवाले से शायद वो तकरीर करना चाह रहे थे। और इकबाल अफरीदी साहब, आपको पता है कि उनका ताल्लुक खैबर से है, और खैबर में भी आपको पता है कि अमन अमान की सूरत हाल कुछ ज़्यादा ना बेहतर है ना अच्छी है। तो मैं लॉबी में बैठा था, तो जब मैं बाहर आया तो वहाँ पे इस हवाले से हमारे अरकान जो थे उन्होंने कुछ आपस में झगड़ा वगैरह किया। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ नहीं काफी, क्योंकि इकबाल अफरीदी, आप किसी से भी जाके पूछ रहे, इकबाल अफरीदी हमारे पार्टी का 96 से कारकुन है, तो ये चीज़ें उसके लिए बड़े नॉर्मल और रूटीन की है, और लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो कोई फ्रस्ट्रेशन है विद इन पीटीआई रैंक्स? फ्रस्ट्रेशन नहीं, असल में मैं जब गया, मैंने खुद नाम दिए डिप्टी स्पीकर को, जो सेक्रेटरी बैठे होते हैं, मौलाना